हेलो जोग्राफर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम देख रहे थे जो क्लास 12 की जो ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी में जो हमने चैप्टर 1 है वो हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हम इसके तहत जो सेकंड चैप्टर है, और सेकंड चैप्टर में फर्स्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि जनसंख्या वितरण के बारे में देख लिया था। इसके बाद जनसंख्या वितरण के घटक को देख रहे थे, और इसमें जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 10 क्षेत्र हैं, जो शहर हैं या देश हैं, उसको भी हमने देख लिया था। और हम जो थे वो जनसंख्या वितरण के घटक में हमने 2 घटकों को कर लिया था, जिसमें भौगोलिक कारक में हमने एक तो देख लिया था भू आकृति, और सेकंड में देख लिया था जो क्या था, सेकंड में भू आकृति, और सेकंड में जल की उपलब्धता तो बाकी है, मृदा। और आज देखेंगे जल की उपलब्धता और मृदा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जल की उपलब्धता में क्या है कि जल की उपलब्धता कि क्षेत्र जहाँ जल उपलब्ध है, वे क्षेत्र जहाँ जल उपलब्ध है, इसी डायग्राम से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो आपको जो एग्जामिनर है वो आपको अच्छे नंबर्स देगा। तो ज्योग्राफर्स आप सभी को देख लेना है, तो हंसते मुस्कुराते हुए आपको इस क्लास को देखना है, और उंगलियों पर आपको ये याद हो जाएगा। तो देखते हैं जल की उपलब्धता में। और जल की उपलब्धता में क्या है कि क्षेत्र जहाँ जल उपलब्ध है, वे क्षेत्र जहाँ जल उपलब्ध है, और वे क्षेत्र जहाँ जल उपलब्ध नहीं है। दो हम इसमें डिफरेंट देखेंगे, एक तो जल उपलब्ध है और एक जल उपलब्ध नहीं है। जल की उपलब्धता में तो क्या होगा, कृषि जल की उपलब्धता है तो वहाँ पर क्या होगी, कृषि होगी, और कृषि होगी तो वहाँ पर सिंचाई भी होगी, और सिंचाई के जो साधन हैं वो भी आएंगे, और अन्य कार्य भी होंगे। जल की उपलब्धता इसमें है, तो ये सब कार्य होंगे तो वहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक होगी, और जनसंख्या सर्वाधिक होगी तो जनसंख्या की घनत्व अधिक होगा। और यहाँ पर देखते हैं कि जहाँ पर जल की उपलब्धता नहीं है वहाँ पर कृषि भी नहीं होगी, सिंचाई भी नहीं होगी, और अन्य कार्य भी कुछ हो नहीं सकते। मानव जल के बिना जी नहीं सकता है। मानव ही जल का जीवन है, जल ही मानव का जीवन है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या घनत्व कम रहेगा। तो ये आपको देखना है कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम रहेगा और यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक रहेगा। तो जल की उपलब्धता में ये हो गया, इसी के अनुसार आपको एग्ज़ाम में लिखना है। अब जो चौथा है हमारा मृदा को देखेंगे। तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। फोर्थ पॉइंट है मृदा, और मृदा में देखेंगे यदि जो इसमें भी डिफरेंट देखेंगे कि यदि मृदा उपजाऊ है तो मृदा उपजाऊ है, और यदि मृदा उपजाऊ नहीं है तो क्या होगा। यदि मृदा उपजाऊ है तो आपको कृषि कार्य होना है। अगर मृदा उपजाऊ नहीं है, मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं है, तो क्या होगी, कृषि कार्य नहीं होगा। एक तो कृषि कार्य नहीं होगा, इसमें मृदा उपजाऊ है तो कृषि कार्य बेहतरीन होगा। तो यहाँ पर क्या होगी, जनसंख्या अधिक होगी, और यहाँ पर जनसंख्या कम होगी, डाउन हो जाएगी। तो ये डिफरेंट आपको लिख देना है, इसे बना के लिख देना है कि मृदा के अनुसार मृदा वह प्राकृतिक तत्व है जिसके तहत यदि मृदा उपजाऊ है तो कृषि कार्य होना संभव हो जाएगा, और जिसके कारण अगर मृदा उपजाऊ नहीं है तो कृषि कार्य संभव नहीं होगा, जिससे जनसंख्या घनत्व अधिक होगा तथा जिससे जनसंख्या घनत्व कम होगा। अब जो हमारा भौगोलिक कारक है
अब भौगोलिक कारक में हमारे जो 4 पॉइंट थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखेंगे कि जो आर्थिक कारक है, आर्थिक कारक को देखेंगे तो आर्थिक कारक में पहला है वो एक खनिज। भौगोलिक कारक में 4 पॉइंट को देख लिए, अब है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में पहला है खनिज। और खनिज इसमें भी 3 है। तो पहला पॉइंट है खनिज। तो खनिज में क्या होगा, रोजगार का सृजन होगा। खनिज में रोजगार का सृजन होगा। रोजगार का सृजन होगा तो क्या होगा, लोग रोजगार के ओर आकर्षित होंगे, लोगों का रोजगार की ओर बढ़ेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लेना पसंद करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर लोग रोजगार की तरह आकर्षित होंगे और जनसंख्या, जिसके कारण क्या होगी, जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या का अधिक वितरण होगा, जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाएगा। और इसका एक उदाहरण भी है कि अफ्रीका का एक उदाहरण है जम्बिया, जम्बिया जो कटंगा जम्बिया तांबा क्षेत्र है। कटंगा जम्बिया तांबा क्षेत्र अफ्रीका में है। ये इसका बेहतरीन उदाहरण आपको देना है। तो आपको पूछ ले कि आर्थिक कारक में खनिज की कोई 2 विशेषताएं बताइए। 2 नंबर में क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आपको विशेषता क्या लिखनी है कि रोजगार का इसमें सृजन होगा और लोग आकर्षित होंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी। और इसका उदाहरण है कि कटंगा जम्बिया का तांबा क्षेत्र है जो अफ्रीका का, इसका उदाहरण हो जाएगा। तो आज हमने जो देख लिया वो आर्थिक कारक का देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा देखते हैं औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में किस तरह जो जनसंख्या है उसका आकर्षण है वो देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देख रहे थे कि नेक्स्ट स्लाइड हमारी जो है वो है कि तीसरा हमने पढ़ा है औद्योगिकरण। पहला पढ़ लिया खनिज, दूसरा औद्योगिकरण, अब तीसरा हमारा जो है नगरीकरण। 3 पॉइंट हैं आर्थिक कारक में, जिसमें हमने खनिज जो है खनिज कारक को पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में क्या है कि औद्योगिकरण में जो मजदूर काम करते हैं या जो श्रमिक काम करते हैं, वो जो उद्योग है वो उनको आकर्षित करता है और रोजगार के बेहतर अवसर के कारण वो जो उद्योग है वो मनुष्य को आकर्षित करता है, जिससे वह जो मनुष्य है वो शहरों में बच जाता है और काम के रोजगार के लिए वहाँ पर निवास कर लेता है, जिससे जनसंख्या घनत्व क्या है, बढ़ जाता है। यही है औद्योगिकरण में। तो देख लेते हैं औद्योगिकरण। तो नौकरी के अवसर, मैंने कहा था नौकरी के अवसर और अन्य सुविधाएं जो है वो उद्योग में मिल जाएंगी, जिससे जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा। नौकरी के बेहतर अवसर, अन्य सुविधाएं, जनसंख्या घनत्व बढ़ जाएगा। इसका उदाहरण कोम्बे ओसाका औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है, जापान में। जापान में है कोम्बे ओसाकी औद्योगिक क्षेत्र। तो कोम्बे ओसाका औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है, तो आपको बताना है जापान में है। और देखते हैं औद्योगिकरण में, ये देख लिया, आपको इतना ही लिखना है कि औद्योगिकरण के तहत उद्योग है वो नौकरी की बेहतर अवसर दिलाता है तथा जो अन्य सुविधाएं है, मनुष्य की अन्य सुविधाएं है वो उपलब्ध कराता है, जिससे जनसंख्या घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। और इसका जो बेहतरीन उदाहरण है वो जो है वो कौन सा है, कोम्बे ओसाका, जापान का है कोम्बे ओसाका औद्योगिक क्षेत्र। तो ये जापान में, तो ये पढ़ लिया। अब तीसरा है नगरीकरण। नगरीकरण में आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सबको पता है कि नगरीकरण में क्या होगा कि जो लोग हैं वो रोजगार के अवसर तथा अन्य जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो मनुष्य की स्वास्थ्य सुविधा एवं शिक्षा के स्तर तथा जो अन्य सुविधाएं है उसको देखकर जो मनुष्य है वो उद्योग नगर की ओर बढ़ेगा। नगर और शहर में देखेंगे आप कि जो सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, तो शहर की ओर जो
जनसंख्या है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पर वही दिखाया गया है कि नगर और अतिरिक्त नगर या शहर, तो अच्छी नौकरी के अवसर मिलेंगे, दोनों में मिले, अच्छा वेतन मिलेगा, शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी तथा अन्य कारण। अच्छा वेतन भी मिलेगा शहर में, शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधा भी मिलेगी, उद्योग लगेंगे, उद्योगों में भी अच्छा पैसा मिल जाएगा। इसलिए जो लोग हैं वो कहाँ पर, शहर में गमन करते हैं, और शहर में नगर में क्या होगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी। यहाँ पर भी लिखना है कि जनसंख्या बढ़ेगी। तो ये हमारा जो दो कंप्लीट होते हैं, एक तो होता है हमारा भौगोलिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक। अब तीसरा हमारा है जो सांस्कृतिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, जिसमें रीति रिवाज, शांति व्यवस्था और सांस्कृतिक परंपरा। शांति व्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक परंपराएं, जिसमें रीति रिवाज और राजनीतिक स्थिरता, ये इसमें देखना है। तो सांस्कृतिक कारक में शांति व्यवस्था, इसको लिखना है। आपको पूछ ले 2 नंबर में कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में कोई 3 उदाहरण बताइए, तो शांति व्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक परंपरा, जिसमें रीति रिवाज शामिल किए जाते हैं। तो आपको ये तो नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से, तो आपको जो भौगोलिक कारक और आर्थिक कारक है इसको आपको कंप्लीट याद कर लेना। इसमें से आपका जो 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, और मेरे को पता है कि आप आसानी से इसको उंगलियों पर लिख पाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्रिपेयर करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में है कि हम देखें जनसंख्या घनत्व, नया टॉपिक है हमारा जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व देखेंगे, जनसंख्या घनत्व क्या है। तो जनसंख्या घनत्व आसान सा है कि जनसंख्या लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को कहा जाता है। भूमि के, पहला तो है लोगों की संख्या और भूमि, जो स्थल है, भूभाग है, उसके बीच के अनुपात को कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व का जो सूत्र है, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में इसका मापन किया जाता है। तो पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया इसमें ही, तो देख लेते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व लोगों की संख्या तथा भूमि के आकार के बीच के अनुपात, भूमि के आकार के बीच के अनुपात, आकार के बीच के अनुपात को कहा जाता है। तो आपको पढ़ लेना है, आपको ये याद हो गया, आसान सा है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व का सूत्र याद रखना है आपको, ये पूरा डायग्राम में सूत्र याद रखना है कि जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, ये सूत्र आपको पूरा याद कर लेना है। इसका सवाल भी आएगा, मैं बता देता हूँ। एक सवाल 5 नंबर का सवाल इसमें से भी आ सकता है, तो आपको कर लेना है। ये जनसंख्या घनत्व का सूत्र हो गया। अब इसका मापन किया जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में किया जाता है। अब देखते हो उदाहरण। तो उदाहरण इसमें से आपका 4 नंबर का 2020 में भी इसका प्रश्न जो एग्ज़ाम में आ गया था, 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया था। आसान सा सवाल है, आपको भी देखना है कि कितना सरल आपका सवाल है। आपकी मैथ तो आपको 2 साल हो गई छोड़ दी, पर आपको याद रखना है। मैथ के जो शॉर्ट जो क्वेश्चन जो हैं उसको भी याद रखना है, जोड़ बाकी गुना भाग। तो देखते हैं उदाहरण। तो उदाहरण है कि उदाहरण के लिए क प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है,
100 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या कितनी है, ये देखिए जनसंख्या है, जनसंख्या 1,50,000 जनसंख्या। तो उदाहरण के लिए करो प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किमी और जनसंख्या 1,50,000 है। तो आपको इसमें कल्टिवेट करना है। देख लेते हैं इसमें, आपको इसमें सूत्र लगाकर इसका जो है वो उत्तर निकालना है। तो उदाहरण के लिए क प्रदेश का क्षेत्रफल की जगह क्षेत्र, पहले तो इसका सूत्र लिख देते हैं। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व निकालना है, तो जनसंख्या का सूत्र लिख देते हैं। तो जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। जनसंख्या बटे क्षेत्रफल इसका सूत्र हो जाएगा। तो ये सूत्र लिख दिया है, जनसंख्या एज इट इज, जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। अब क्या करना है कि जनसंख्या है, देखना है जनसंख्या यहाँ पर कितनी दे रखी है, 1,50,000। तो आपको यहाँ पर लिख देना है 1,50,000। ये जनसंख्या होगी 1,50,000। अब इसमें क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल है 100। यहाँ पर क्षेत्रफल लिख देना है। क्षेत्रफल कितना है हमारा, 100 है। तो इसमें से क्या होगा, 100 का भाग लगाना है 1,50,000 में। तो इसमें से 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। एक का भाग देना है 1500 में, तो कितना आया 1500। 1500 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो ये लिख देना, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इतना सा शॉर्ट सा सवाल था। तो जनसंख्या घनत्व पढ़ लिया हमने आसान से। इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा। तो जनसंख्या घनत्व का ये सूत्र लिख लिया, इसका आंसर हो गया। इसके तहत हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के घटक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। तब के लिए आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें दोस्तों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ, और लाइक करें। और जो नीचे रेड कलर का बटन दे रखा है सब्सक्राइब का, उससे ऑन कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।